नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने कुछ फिर से नया कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूँगा। कुछ पुराना कंपनी भी है, कुछ नया कंपनी भी है, जहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग्स बेस्ड तरीके से एंट्री लेवल्स मिला है। तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि जो-जो कंपनीज के ऊपर एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग्स के एंट्री मिलते हैं और मैं जिस कंपनी के ऊपर खुद एंट्री लेता हूँ, वो ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि मैंने कहाँ पे एंट्री लिया और कौन-सा जगह पे मेरा टारगेट है। और वो आपको सारी चीज़ सिखाने के लिए है, कोई भी ये नहीं है कि मैं एंट्री ले रहा हूँ कि आप भी एंट्री लें। तो आप अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आपके रिस्क के हिसाब से लीजिए क्योंकि मैं खुद का कितना रिस्क लेना है मुझे, वो मुझे पता है और मैं उसी तरीके से रिस्क लेता हूँ। मैं एक यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप सोच ही लिए है कि हाँ, जो रिस्क मुझे लेना है तो मैं लूँगा, मेरे खुद के ऊपर मैं ब्लेम करूँगा अगर मुझे लॉस हुआ तो। तो आपको मैं ज़रूर कहूँगा, एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूँगा, आप 5% से ज़्यादा किसी भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश मत करिएगा। 5 से 8% के ज़्यादा एक एक शेयर के ऊपर मत लगाइए। मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया है, उनमें से 5% से ज़्यादा मत लगाइए। मान के चलिए आपने 10 टोटल कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और सबके ऊपर 5-5% तो कुल मिलाकर कितना होगा? 50,000 रुपया। तो 50,000 रुपया आपने निवेश करके रखा है। तो इनमें से अगर कुछ कंपनी के ऊपर लॉस हो और ज़्यादा कंपनी के ऊपर प्रॉफिट हो, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। मगर आपने ज़्यादा पैसा मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया है और आपने एक कंपनी के ऊपर ही पूरा का पूरा पैसा लगा दिया, 2 कंपनी के ऊपर ही पूरा का पूरा पैसा लगा दिया। अगर सोचिए वो ही 2 कंपनी अगर आपको लॉस दे दे, तो आपका तो हालत खराब हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कितना भी 100% आपको लग रहा होगा कि हाँ, इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न अच्छा खासा काम करेगा और प्रॉफिट भी देगा 100%। 100% तो होता नहीं है स्टॉक मार्केट में। कोई भी अगर आपको बोले कि 100% गारंटी है इसका प्रॉफिट होगा ही करके, तो मेरे हिसाब से वो गलत बता रहा है और मैं भी आपको कभी नहीं कहूँगा कि 100% प्रॉफिट ही मिलेगा। यहाँ पे सब कुछ प्रेडिक्शन के ऊपर चलता है, सब कुछ आपको मतलब काम करना है तो आपको प्रेडिक्शन करके ही करना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है भारती एयरटेल। तो आप सभी जानते हैं रिलायंस जियो आज नंबर 1 है। सेकंड पोजीशन है भारती एयरटेल और थर्ड पोजीशन का तो कोई मतलब अता पता नहीं है जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया। वो काम किस तरीके से कर रहा है मुझे तो पता नहीं। कंपनी इतना बड़ा कर्जा लेने के बाद भी, कर्जे में डूबे होने के बाद भी आज कितना किस तरीके से सस्टेन कर रहा है आप देख सकते हैं। और उसके सस्टेन होने के पीछे कारण भी है क्योंकि उसके माथे के ऊपर गवर्नमेंट का हाथ है। तो गवर्नमेंट जब से उस कंपनी का हिस्सेदारी लिए है और जब से उसको मतलब स्टेबल रखने के लिए खुद के हाथ वोडाफोन आइडिया के ऊपर रखे हैं, तब से लेकर वो कंपनी टिके हुए है। नहीं तो कब का कंपनी बंद हो जाता। तो अभी मैं दोनों कंपनी को एज ए टेलीकॉम सेक्टर से देखता हूँ। आज अभी तक रिलायंस जियो मार्केट में लॉन्च मतलब लिस्टिंग नहीं हुआ। तो भारती एयरटेल अकेला प्लेयर है जो मार्केट में है। अगर किसी भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करना है और हाई स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा तो वो है किसके ऊपर? भारती एयरटेल के ऊपर। तो भारती एयरटेल कोई छोटा-मोटा कंपनी है, 5 लाख करोड़ के आसपास है। तो कंपनी धमाका इस बार प्रॉफिट किया, करीबन 12,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर ये तो फाइनेंस कंपनी नहीं है, तो इतना बड़ा कर्जा क्यों लिया? क्योंकि देखिए टेलीकॉम सेक्टर में जो मेंटेनेंस का खर्चा होते हैं, जो नया मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चा होते हैं, तो वो खर्चा बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में हमेशा कर्जा लेकर ही वो खर्चा उसको बेयर करना पड़ता है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट कितना है? करीबन 12,200 करोड़। ध्यान से इस चीज को देखना, कंपनी के जो मतलब ट्रेड पेबल है, कंपनी इस बार ट्रेड पेबल्स मतलब कितना पैसा कंपनी को देना पड़ेगा जिससे वो उधारी लिया, जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीदारी किए, करीबन 32,000 करोड़। और कंपनी प्रॉफिट कितना किया? 12,000 करोड़। तो क्या 12,000 करोड़ से कंपनी का इस इतना पैसा वो दे पाएंगे? उसके साथ साथ कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूं तो कंपनी का करीबन करीबन 4,000 करोड़ का ट्रेड रिसीव हुआ। तो क्या इस पैसा वो दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो कंपनी का ये सारे पैसा मिटाने के लिए, खुद को बिजनेस को चलाने के लिए, नया फार्ज जो 5G लॉन्च हुआ है उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसे का जरूरत है। इस सारे पैसे की कंपनी अच्छा खासा लेने के बाद कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा है। लास्ट कोविड के टाइम में कंपनी का प्रॉफिट नहीं लॉस हो गया था। कोविड के लास्ट 2 कोविड के सीजन में 2020 में और 2021 में कंपनी का लॉस हुआ था और उस लॉस से फिर से कंपनी खुद को रिकवरी किया और अलग लेवल के कंपनी प्रेजेंस देखने को मिला। अभी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कोविड के बाद आज तक कंपनी लॉसेस नहीं किया, कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट तो कर रहा है, मगर पिछले सालों की तुलना से कंपनी की इस बार प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो कम हुआ है।
तो धीरे-धीरे करके कंपनी खुद को स्टेबल जगह पे लेके जा रहा है। और मैं एक बात इस कंपनी के ऊपर यही कहूँगा, एज़ ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखा है। क्यों रखे हैं? क्योंकि जिस कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, रिटर्न भी अच्छा खासा दे रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर वो चिंता क्यों करेंगे? हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि सर इस कंपनी के ऊपर आरओई तो बेस नहीं है। कंपनी का मतलब देखा जाए तो पी रेशियो हाई है। कोई बात नहीं, पी रेशियो हाई हुआ तो क्या हुआ? जब अकेला ही प्लेयर है तो पी रेशियो हाई होने से क्या फायदा? वो तो अकेला ही काम करेगा ना। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना जरूरी है। और रही बात इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं आप ध्यान से देखेंगे। एज ए म्यूचुअल फंड कंपनी लास्ट कुछ क्वार्टर्स में, लास्ट कुछ मंथ्स में कंटिन्यूसली सेल अप किया। तो कहाँ तक सेल अप हुआ और किस तरीके से सेल अप हुआ वो मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा। देखिए यहाँ से लास्ट कुछ मंथ्स में, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस टाइम में क्या हुआ, सेल अप हुआ। और उसके बाद देखिए क्या किया कंपनी ने, एक कप विथ हैंडल पैटर्न बनाया और वो भी शानदार तरीके से। और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो मैंने आपको टेलीग्राम में आपको अपडेट भी दे दिया था। तो एक्चुअली ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस कैंडल ने कर दिया, इस कैंडल ने एक्चुअली ब्रेकआउट कंफर्मेशन कर दिया। मतलब इसके ऊपर यहाँ पे एंट्री लेवल्स बना है और जो मेरा टारगेट बनेगा वो कहाँ तक है, यहाँ तक। तो फिर से मैं कहूंगा, फिर से वही जगह पे ट्रेड कर रहा है, उतना ज्यादा हाई नहीं हुआ। तो आप यहाँ से कुछ डिसीजन खुद के रिसर्च करने के बाद ले सकते हैं। तो बाकी जो टारगेट बन के आ रहा है वो 14% के आसपास है। जब टारगेट बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो पॉलीकैब जिस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस किया और जिस तरीके से तेजी से कंटिन्यूअसली वो तेजी का माहौल दिखा रहा है, वो देखकर हर कोई हैरान है। और हर रिटेल पब्लिक वहां पे निवेश करते जा रहे हैं, हर रिटेल पब्लिक वहां पे माल उठाते जा रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक वीकनेस पॉइंट है, क्योंकि जब कोई स्टॉक टॉप लेवल में होता है तो कभी ना कभी वहां से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाता है। ऑपरेटर उसी के लिए इंतजार करते हैं, ऑपरेटर ढूंढते रहते हैं कि कब रिटेल पब्लिक उसके ऊपर ज्यादा निवेश करे और तब वो माल बेचेंगे। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए कोई बायर का तो जरूरत होगा ना। तो बायर जब ज्यादा आएंगे तब सेलर सेल कर पाएंगे। तो ऑपरेटर बहुत नीचे से एंट्री करके रखे थे। अभी तक उन्होंने उतना बड़ा प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। जो प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा किया जाएगा तो शेयर के ऊपर एक मैसिव करेक्शन देखने को मिलेगा। तो फिर भी कंपनीज के ऊपर परफॉर्मेंस तो अच्छा है। एनुअल इनकम से लेकर कर्जे से लेकर सब कुछ आपको बेस दिखेगा, हाथ में कैश भी है। और मुझे जो पॉइंट्स कंपनी के ऊपर अच्छा लगा वो है रेशियोज। एक टाइम कंपनी का रेशियोज 80 दिन 90 दिन लग रहा था और आज रेशियोज मतलब डे टू डे का जो रेशियोज है वो 32 डेज लग रहा है। इसका मतलब कंपनी मार्केट से 32 डेज के अंदर अंदर पैसा उठा पा रहा है। तो जितने जल्द से जल्द मार्केट से वो पैसा उठा पाएंगे उतना ही बिजनेस को वो स्टेबल कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बेस्ट पॉइंट है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी को 104 दिन लग रहा है और कंपनी जिससे रॉ मटेरियल्स खरीदारी की है उसको कंपनी 72 डेज में पेमेंट कर रहा है। तो कैश साइकिल्स के बारे में बात करें तो टोटल ओवरऑल 65 डेज लग रहा है, जहाँ पे ये सारे मतलब डेज को एवरेज करके यहाँ पे सामने कैश साइकिल्स देखने को मिला। तो कंपनीज की जो बैलेंस शीट है उसमें कुछ इस तरीके से नजरिया देखने को मिला। रिजर्व लगातार बढ़ते गए और कर्जा कम होता गया। तो ये कंपनी के मैनेजमेंट का एक खासियत आप जरूर बोल सकते हैं। जब कोई मैनेजमेंट खुद को अलग लेवल से रिप्रेजेंट करते हैं, रिजर्व ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और लाइबिलिटी कम, मतलब कंपनी का कर्जा कम, तो उस कंपनी के ऊपर आने वाले समय में अच्छा खासा स्ट्रेंथ और भी बन सकते हैं। एसेट भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ और कंपनी इस बार 250 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखा। आपको क्या लग रहा है लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी के लास्ट कुछ ईयर से लेकर आज तक कंपनी के ऊपर लगातार लगातार बाइंग क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए ध्यान से देखना, कंपनी CWIP मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में कंपनी अच्छा खासा पैसा जो लगा कर रखा, इस अच्छा खासा पैसा लगाने के कारण शेयर के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला है। अभी पॉलीकैब के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ डेज में जो डिलीवरी उठ रहा है, आप ध्यान से देखना। आपको क्या लग रहा है शेयर भागते जा रहा है, भागते जा रहा है? तो अच्छा खासा डिलीवरी उठ रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए कंपनी 30%, 38%, 40% के आसपास, 29% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है। इसका मतलब उतना ज्यादा डिलीवरी यहाँ पे नहीं उठ रहा है। तो आज नहीं तो कल उसके ऊपर थोड़ा सा करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड मेंशन किया था। वो ट्रेड तो 26% के अचीव हो चुके हैं। अभी उस लेवल में कुछ टाइम बिताया, उसके बाद देखिए एक ब्रेकआउट भी हुआ। तो मैंने आपको ये भी बताया कि ब्रेकआउट होने के बाद मैंने एंट्री लिया था और यहाँ पे एग्जिट भी कर दिया, क्योंकि फोमो बाइंग हो रहा था। तो मैंने रिस्क उतना ज्यादा नहीं लिया, छोटा मोटा क्वांटिटी के साथ काम किया। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे भी रेट ट्रेड बना और यहाँ पे ट्रेड बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली कोई एंट्री नहीं लिया। तो मैं एंट्री कब लूंगा?
जब इस ऊपर साइड से जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट करेगा और इसी रेजिस्टेंस को वो सप्लाई जोन के हिसाब से देखेंगे, तो उसके बाद अगर ब्रेकआउट होगा तो मैं यहाँ पे एंट्री लेने के लिए तैयार हूँ। तो प्रॉफिट बुकिंग होगा, ऑपरेटर नीचे लेके आएंगे, उसके बाद अगर बाइंग करना स्टार्ट करेंगे तो फिर से मैं एंट्री लूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है सुमितोमो केमिकल्स लिमिटेड। तो सुमितोमो केमिकल्स लिमिटेड आप सभी जानते हैं एक एग्रो केमिकल्स और पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। तो एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम आप देखेंगे टॉप 3 में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो नंबर में है वो है पीआई इंडस्ट्रीज, उसके बाद है यूपीएल, उसके बाद है सुमितोमो केमिकल्स। और एक चीज मैं आपको बता दूं, सुमितोमो केमिकल्स जो है वो एक जापानीज कंपनी है, मतलब जापानीज कंपनी है और सुमितोमो केमिकल इंडिया में वो सब्सिडरीज लेकर काम कर रहा है। और इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रांग है। अपकमिंग कुछ ईयर्स में इस कंपनी का ग्रोथ और भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है। पी रेशियो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से अच्छा खासा देखने को मिला है, मतलब ज्यादा पी रेशियो देखने को मिला है। अभी पी रेशियो के बारे में एक बात कह दूं कि कंपनी का हाई पी रेशियो था कितना 66 और करंट पी रेशियो कितना है 52 के आसपास। और एवरेज पी रेशियो कितना है, मीडियम 5 साल की पी रेशियो है 51। इसका मतलब पी रेशियो अभी भी ठीक ठाक लेवल में है। तो कंपनीज के ऊपर सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं है और कंपनी एनुअली इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है और कंपनी के हाथ में अच्छा खासा कैश भी देखने को मिलेगा। और रही बात कंपनीज के ऊपर ईबिटा मार्जिन देखेंगे तो कितना शानदार है और कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज भी 100 के ऊपर है, मतलब यहाँ पे बेस्ट तरीके से लेवल्स देखने को मिला। और कंपनी का आरओसी आरओई दोनों ही 3 साल में भी बेस्ट परफॉर्मेंस किया। तो जब कोई कंपनीज के ऊपर हर पैरामीटर पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ तो वीकनेस भी रहेगा। हाँ बिल्कुल है, जैसे कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 7 रुपीज देना पड़ रहा है, 6.91 रुपीज देना पड़ रहा है। रेशियोज के पैक रेशियो के बारे में बात करूँ तो 1% के ऊपर है, जो 1% के नीचे होना चाहिए था। क्विक रेशियो तो ठीक ठाक ही है। अभी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी क्वार्टरली अच्छा खासा सेल्स इंक्रीज किया। इस बार थोड़ा सा सेल्स डाउन हुआ क्योंकि इकोनॉमिकली एंड ग्लोबली मार्केट में इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ, केमिकल्स का डिमांड कम हुआ, जिसके चलते हुए कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। तो कोई बात नहीं, आप साल भर की बात करो तो साल भर में आपको कंटिन्यूसली सेल ऑफ अच्छा खासा देखने को मिलेगा और जिसके चलते अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट किया। और यही चीज मैं आपको यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो कंपनीज के ऊपर लास्ट एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है इस कंपनी के ऊपर देखिए लास्ट फ्यू मंथ्स में कंपनी के ऊपर लगातार बाइंग हुआ। सर मई मंथ के ऊपर बाइंग नहीं हुआ, मई मंथ के ऊपर सेल ऑफ हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली बाइंग देखने को मिला है। अभी यही चीज मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपके साथ शेयर करूं तो ध्यान से देखना, कंटिन्यूसली एक क्या हुआ, एक सेल ऑफ मूवमेंट था, एक रेजिस्टेंस वो बार बार फेस कर रहा था और रेजिस्टेंस के यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। और जब ब्रेकआउट होते हैं तब एक चीज हमेशा आपको याद रखना है कि ब्रेकआउट होने के बाद कोई पैटर्न्स अगर क्रिएट हुआ तो वो पैटर्न आपको बहुत हेल्प करेगा। तो पहली बात एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और दूसरी बात आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या सही में ये हैंडल है? बिल्कुल, आप अगर लोअर साइड को मार्किंग करें तो लोअर साइड के हिसाब से कफ के नीचे नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ पे हैंडल है। ऐसे नहीं कि कफ विथ हैंडल मतलब इस तरीके से ही बनेगा, छोटा सा हैंडल बनेगा जब घर में हम कॉफी और टी पीते हैं तो उसी तरीके से कप बनेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपको ये देखना है कि जो कप बनता है उससे जो हैंडल्स बना वो उससे नीचे नहीं आया और उसको टच नहीं किया तो वो कप एंड हैंडल पैटर्न माना जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे हायर चांसेस है टारगेट और एक एंटी लेवल होने का। वो क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पे रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट किया, उसके साथ 200 डेज को भी ब्रेकआउट किया, उसके साथ साथ एक कंफर्मेशन कैंडल भी यहाँ पे देने वाले हैं। तो जब सारे कंफर्मेशन हो जाएगा तो ऑलमोस्ट एक 40% का टारगेट यहाँ पे जरूर सामने आएगा। जो 40% टारगेट प्रीवियस हाई के नीचे है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी है। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिला है। फिर भी स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे रिस्क तो बनता ही है, तो ऐसे नहीं कि 100% आपको टारगेट ही देगा। तो आपको परफॉर्मेंस वाइज में एक ही बात कहूँ, कंपनी के ऊपर आप फ्यूचर के लिए जरूर लॉन्ग जर्नी, और जब कोई ट्रेड बनेगा, मतलब ट्रेड तो बन चुके हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, जब कंफर्मेशन होगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूं उसका नाम आप देखेंगे तो जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। इस कंपनी कुछ मतलब प्रीवियस ईयर से दिखा दूं तो कंपनी ने एक लॉन्ग जर्नी देखने को मिला और बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिला। और इस तरीके से तेजी से ग्रोथ कोविड के टाइम से देखा जाए तो कंपनी धमाका परफॉर्मेंस कर दिया। अगर मैं कोविड के लेवल से अगर मैं इसको मार्किंग करूं तो ओवरऑल कंपनी 800% का रिटर्न दे दिया। अब इस 800% रिटर्न देने के बाद कंपनी बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया
वो अनाउंसमेंट क्या है? जेबी केमिकल्स के ऊपर बात करूँ तो जेबी केमिकल्स के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया। हर मतलब इनका जो 2 रुपए का फेस वैल्यू था वो 1 रुपया बनने वाला है। इसका मतलब कंपनी 1 के बदले 1 यहाँ पे बोनस मतलब शेयर देने वाला है। बोनस नहीं, यहाँ पे स्प्लिट देने वाला है। तो आई होप वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट भी करेगा और आपका सब्सक्रिप्शन मतलब आपका जो सब्सक्राइब आप करेंगे तो उसमें मुझे नया नया कंपनीज के बारे में जानकारी भी मैं आपके साथ लेके आऊंगा। और आपके कौन सा कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट है, कौन सा कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, वो मुझे जरूर कमेंट्स करिए। उसके ऊपर मैं आज नहीं तो कल आपको वीडियो जरूर बना के दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।